हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4th 12th एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, इस चैप्टर का हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बच्चों, गर्भ निरोधक उपाय वे साधन या तकनीक होते हैं जिनका उपयोग कोई दंपत्ति अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए करता है। एक आदर्श गर्भ निरोधक उपाय में क्या क्या गुण होने चाहिए पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। बच्चों, मोटे तौर पर गर्भ निरोधक उपायों को दो समूहों में बांटा जाता है, अस्थायी विधियां और दूसरा स्थायी विधियां। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में अस्थायी विधियों की, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियां, टेम्परेरी मेथड्स। अस्थायी विधियां वे विधियां होती हैं जिनका उपयोग अस्थायी तौर पर गर्भधारण को रोकने में किया जाता है। और इन अस्थायी विधियों में बहुत सारी विधियां हमने शामिल की थी, जैसे प्राकृतिक विधियां, अवरोध विधियां, आईयूडीज, ओरल पिल्स और साथ में कुछ अन्य विधियां। हम बात कर रहे थे सबसे पहले प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स। प्राकृतिक विधियां वे विधि होती हैं बच्चों जो केवल प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। इनमें बाहर से किसी भी औषधि या डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राकृतिक विधियां। और प्राकृतिक विधियां मोटे तौर पर 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पिछली क्लास में 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। एक तो मैंने आपको समझा दिया था आवधिक संयम, और दूसरा मैंने आपको समझा दिया था बाह्य स्खलन। आज की क्लास में हम तीसरी प्राकृतिक विधि पढ़ेंगे बच्चों, जो है स्तनपान अनार्त्व। स्तनपान अनार्त्व क्या होता है बच्चों? स्तनपान अनार्त्व और किस प्रकार ये गर्भ निरोधक का काम करता है, तो ये हमें पढ़ना है। हमारा टॉपिक है स्तनपान अनार्त्व, गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। बच्चों, किस प्रकार ये विधि गर्भ निरोधक का काम करती है? तो बच्चों, स्तनपान का मतलब नवजात शिशु को दूध पिलाना है, अनार्त्व का मतलब है आर्तव चक्र की अनुपस्थिति। तो क्या संबंध है दोनों का? तो बच्चों, ये विधि उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिन्होंने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है। तो ये किसके लिए उपयोगी है बच्चों? ये उन महिलाओं के लिए उपयोगी है, उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, उन महिलाओं के लिए उपयोगी है ये विधि। किस प्रकार ये विधि काम करती है बच्चों? तो इसका सिद्धांत ये है, ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि जब भी कोई महिला अपने नवजात शिशु को भरपूर स्तनपान कराती है तो उस महिला में अगला आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो इस विधि का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है बच्चों कि महिला द्वारा नवजात शिशु को
भरपूर, यहां भरपूर का मतलब है बहुत ज्यादा, इंटेंस। महिला द्वारा नवजात शिशु को भरपूर इंटेंस स्तनपान कराने पर उसमें कुछ माह तक आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता। नहीं होता। देखो बच्चों, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक आर्तव चक्र नहीं पाया जाता इस लड़कियों में, और जब लड़कियां किशोरावस्था प्राप्त करती हैं तो उनमें आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। आर्तव चक्र प्रारंभ होने का मतलब है वो लड़की अब जनन की दृष्टि से वह जनन योग्य हो जाती है, क्योंकि वह अंडे का निर्माण करने लग जाती है। लेकिन जब कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं अस्थायी तौर पर बंद हो जाती हैं। तो जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो पूरे गर्भकाल 9 महीने तक उसमें कोई आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता। तो गर्भावस्था के समय कोई नया अंडाणु का निर्माण भी नहीं होता है। लेकिन जब उस शिशु का जन्म हो जाता है, गर्भावस्था जब समाप्त हो जाती है, तो फिर बच्चों पुनः आर्तव चक्र प्रारंभ हो सकता है। और यदि आर्तव चक्र प्रारंभ हो गया तो स्त्री अंडाणु बनाने लग जाएगी, इसका मतलब पुनः गर्भधारण हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्तनपान अनार्तव की, कि यदि कोई महिला जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, अगर वो महिला बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है, इंटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला में प्रसव के कुछ माह बाद तक आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है। और बच्चों, आर्तव चक्र की अनुपस्थिति में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन नहीं होगा। अगर अंडोत्सर्ग नहीं हुआ तो बच्चों निषेचन भी नहीं होगा, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर गर्भधारण भी नहीं होगा। ये है इस विधि का सिद्धांत। अगर किसी भी महिला में किसी भी कारण से आर्तव चक्र अनुपस्थित हो रहा है तो इसका मतलब वो महिला ना तो अंडाणु बना रही है और ना ही वह निषेचन और गर्भधारण कर सकती है। तो इस सिद्धांत, ये इसका मुख्य सिद्धांत है। अब बात आती है कारण की। आखिर क्यों आर्तव चक्र नहीं पाया जाता है शिशु को भरपूर स्तनपान कराने पर? तो यह हम कारण को समझते हैं बच्चों। इसका मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों, जब कोई महिला भरपूर स्तनपान करा रही है बच्चे को, इसका मतलब है कि उसमें मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई महिला अगर किसी बच्चे को स्तनपान करा रही है ज़्यादा मात्रा में, इसका सीधा मतलब ये है कि महिला में भारी मात्रा में दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। और भारी मात्रा में दुग्ध का उत्पादन होने का मतलब है उस महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन की सांद्रता ज़्यादा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो दुग्ध के निर्माण को बढ़ाता है। इसी हार्मोन की वजह से महिलाएं दुग्ध का संश्लेषण करती हैं। तो किसी भी महिला के द्वारा अगर अपने बच्चे को भरपूर इंटेंस स्तनपान कराया जाता है, इसका मतलब उसमें दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। और दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा होने का मतलब उसके रुधिर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की सांद्रता क्या है? बहुत ज़्यादा है, अधिक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो प्रोलैक्टिन की उच्च सांद्रता है, प्रोलैक्टिन की अगर उच्च सांद्रता है तो बच्चों
ये प्रोलैक्टिन की उच्च सांद्रता एफएसएच और एलएच को संदमित कर देती है। एफएसएच हार्मोन है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को क्या करती है? संदमित कर देती है। मतलब एफएसएच हार्मोन महिला के रुधिर में, प्रोलैक्टिन हार्मोन महिला के रुधिर में एफएसएच की मात्रा घटा देता है और एलएच की मात्रा भी घटा देता है। बच्चों, अगर एफएसएच एलएच दोनों की मात्राएं घट गई तो अब नए अंडाणु का निर्माण होना संभव नहीं है अंडाशय में। क्यों? हमने आर्त चक्र पढ़ा। आर्त चक्र का जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ी फोलिकुलर फेज, पुटिकीय प्रावस्था, उसमें हमने साफ साफ पढ़ा था कि पुटिकीय प्रावस्था के दौरान इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ता जाता है, एफएसएच एलएच का। एफएसएच हार्मोन बढ़कर अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है, ग्रेफियन पुटिका के विकास को प्रेरित करता है, जबकि एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो ये दोनों हार्मोन अंडाणु के परिपक्वन और अंडोत्सर्ग के लिए जरूरी हैं। अगर बच्चों महिला में ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो महिला ना तो ओवुलेशन करेगी, ना तो बच्चों उसमें अंडाणु का निर्माण होगा इनकी कमी से, और ना ही उनमें ओवुलेशन होगा। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं हुआ तो गर्भधारण नहीं होगा। तो ये सिद्धांत है बच्चों इसके करने का। इस विधि में गर्भधारण ना होने का कारण प्रोलैक्टिन की उच्च सांद्रता है, जो इन दोनों हार्मोन्स को घटा देती है, जिसके कारण ना तो अंडोत्सर्ग होगा और ना ही निषेचन और गर्भधारण होगा। ये है बच्चों स्तनपान अनार्तव। लेकिन इसकी एक शर्त है, शर्त ये है कि ये विधि तभी कारगर होती है जब वह माता शिशु को भरपूर इंटेंस स्तनपान कराती है, ज़्यादा मात्रा में दूध पिलाती है। और दूसरा इसका कंक्लूजन ये है कि बच्चों ये विधि प्रसव के केवल 6 माह तक ही कारगर है। ये विधि शिशु जन्म, प्रसव के अधिकतम 6 माह तक ही कारगर होती है। अगर महिला शिशु जन्म के 6 माह तक शिशु को भरपूर स्तनपान कराती है तब ये विधि कारगर है। अगर 6 माह के बाद भी स्तनपान भरपूर करवाती है तो फिर धीरे धीरे प्रोलैक्टिन की सांद्रता घटने लगती है, एफएसएच एलएच बढ़ने लगता है और इस कारण से फिर अंडजनन शुरू हो जाएगा, आर्तचक्र शुरू हो जाएगा। तो ये विधि जो है प्रसव के 6 माह तक ही कारगर है। तो ये था बच्चों तीसरी प्राकृतिक विधि। हम बात कर रहे हैं गर्भनिरोधक की अस्थायी विधियां। पहला प्राकृतिक विधियां, आवधिक संयम, बाह्यस्खलन, स्तनपान अनार्तव। एक बच्चों निचोड़ आपने यहां पर देखा होगा, इन तीनों विधियों में हमने बाहर से किसी भी औषधि या किसी भी दवाई या रसायन या उपकरण को काम में नहीं लिया। ये सारी घटनाएं, सारी विधियां केवल स्त्री के प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। चूंकि बाहर से किसी उपकरण का काम उपयोग नहीं करते इन विधियों में, इसलिए बच्चों इनके साइड इफेक्ट लगभग 0 हैं। प्राकृतिक विधियों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव, वो लगभग 0 हैं, क्योंकि बाहर से किसी दवाई या उपकरण को काम में नहीं लिया दंपति ने। लेकिन इन विधियों के असफल होने की दर सबसे ज़्यादा होती है, फेल्योर रेट। हमने कहा एक अच्छा गर्भनिरोधक उपाय वो है जो पूर्ण रूप से प्रभावी हो, लेकिन ये बच्चों प्रभावी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनके असफल होने की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन, डेज के कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी तो ये विधि फेल हो जाएगी। अगर बाह्यस्खलन प्रॉपर नहीं हुआ, ये विधि फेल हो जाएगी। अगर स्तनपान भरपूर नहीं हुआ, ये विधि फेल हो जाएगी। तो इन विधियों में बाहर से किसी डिवाइस को काम में नहीं लेते हैं तो साइड इफेक्ट तो बहुत कम है इनके, लेकिन इसकी जो फेल्योर रेट है, असफल होने की दर, वो बाकी सभी विधियों में सबसे ज़्यादा होती है। ये था बच्चों गर्भनिरोधक उपायों की पहली विधि, प्राकृतिक विधि। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये विधियाँ समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों।
इसके बाद बच्चों हम अस्थायी विधियों का दूसरा सेगमेंट, दूसरे प्रकार की अस्थायी विधियां पढ़ते हैं और वो है रोध या अवरोध विधियां। रोध या अवरोध विधियां। रोध या अवरोध विधियां, जिनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। देखो क्या होती हैं बच्चों अवरोध विधियां, बैरियर मेथड्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये दूसरी अस्थायी विधियां हैं और इनका जो सिद्धांत है, काम करने का जो तरीका है वो ये है, ये भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु के संगम को रोकती हैं। जो प्राकृतिक विधियां थी वो प्राकृतिक रूप से शुक्राणु अंडाणु के संगम को रोकती हैं और ये फिजिकली भौतिक रूप से शुक्राणु को अंडाणु तक नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंचने देती हैं। तो इन विधियों के काम करने का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो ये है बच्चों कि ये विधियां भौतिक रूप से फिजिकली शुक्राणु एवं अंडाणु के संगम को रोकती हैं। कुल मिलाकर फिजिकली जो है ये विधियां शुक्राणु को अंडाणु तक नहीं पहुंचने देती हैं। ये है रोध या अवरोध विधियां, ये इनको काम करने का तरीका है। बच्चों अवरोध विधियां स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ये विधियां स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष के लिए कौन सी रोध विधियां हैं। फॉर मेल, पुरुष के लिए कौन सी रोधक विधि है। तो इसका आंसर है बच्चों कोंडम। पुरुष के लिए जो रोध विधि है वो है कोंडम। कोंडम ये एक इस प्रकार का अवरोध है जिसे पतले रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। इसको पतले रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। बच्चों कोंडम का जो मशहूर ब्रांड है, फेमस ब्रांड, मशहूर ब्रांड, उसका नाम है बच्चों निरोध। इसका जो मशहूर ब्रांड है वो है निरोध। इस नाम से कोंडम अवेलेबल है पुरुषों के लिए। किस प्रकार से कोंडम गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं बच्चों। तो इन कोंडम्स को पुरुष के द्वारा उपयोग में लिया जाता है मैथुन क्रिया से ठीक पूर्व। ये कोंडम मैथुन क्रिया से ठीक पूर्व पुरुष के द्वारा पेनिस शिश्न को ढकने का काम करते हैं। जब पुरुष कोंडम की सहायता से पेनिस को ढक देता है तो मैथुन के द्वारा स्खलित शुक्राणु योनि में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और जब शुक्राणु योनि में प्रवेश नहीं करेंगे तो बच्चों निषेचन और गर्भधारण नहीं होगा। तो मुख्य रूप से जो कोंडम है वो पुरुष के द्वारा मैथुन क्रिया से ठीक पूर्व शिश्न को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पुरुष साथी मैथुन करने से पहले शिश्न को कोंडम से ढक देता है ताकि मैथुन के दौरान जिन शुक्राणु का स्खलन होता है वो कोंडम में ही रह जाएं और स्त्री की वजाइना में प्रवेश ना कर पाएं। ये होते हैं बच्चों कोंडम। वैसे मैं बता दूं कि कोंडम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। मैंने लिखा तो फॉर मेल है यहाँ पर कोंडम, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मेल के लिए हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं कोंडम्स। बच्चों कोंडम्स एक बार उपयोग में लेने के बाद फेंकने वाले होते हैं।
मतलब ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, इनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, एक बार उपयोग में लेने के बाद इनको फेंका ही जाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि हाल ही के वर्षों में कॉन्डम के उपयोग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन कॉन्डम्स का उपयोग कर रही है गर्भनिरोधक साधन के रूप में। इसका मुख्य कारण है क्योंकि कॉन्डम बच्चों न केवल अवांछित गर्भधारण को रोकता है, बल्कि ये व्यक्ति को यौन संचारित संक्रमण जैसे एड्स, इन रोगों से भी बचाता है। तो यौन संचारित रोग जो हैं, एड्स जैसे रोग हैं, उनसे भी लोगों को बचाता है, सुरक्षा देता है। इसलिए बच्चों हाल ही के वर्षों में कॉन्डम्स के उपयोग में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो ये बच्चों रोधक उपाय है। कॉन्डम एक प्रकार का बैरियर मेथड है, प्राकृतिक विधि में शामिल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बाहर से किसी डिवाइस को काम में ले लिया, तो ये प्राकृतिक विधि नहीं है। ये दूसरे नंबर की विधि है जो अस्थायी विधि में शामिल करते हैं, रोध विधि, जिसमें अवरोधक के रूप में हमने कॉन्डम को काम में लिया। ये कॉन्डम क्या है, शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अवरोध विधि। ये था पुरुष के लिए कॉन्डम। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्री के लिए बैरियर। फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कौन कौन से अवरोध आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं, आप नाम याद रखेंगे। जैसे गर्भाशय गिरवा टोपी, गर्भाशय गिरवा टोपी, जिसको सर्वाइकल कैप कह सकते हैं हम लोग। सर्वाइकल कैप। दूसरा एग्जाम्पल है डायफ्राम। डायफ्राम। और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों वॉल्ट। वॉल्ट, गर्भाशय गिरवा टोपी, सर्वाइकल केनाल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट। ये तीन अवरोध स्त्री के लिए उपयोगी होते हैं और इनको भी बच्चों रबर से ही बनाया जाता है। ये रबर से बने रोधक उपाय हैं। ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम पहले से जानते हैं स्त्री के प्रजनन तंत्र की संरचना। स्त्री के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार से, जैसे ये गर्भाशय होता है बच्चों, ये गर्भाशय का निचला सकरा भाग, जिसको हम नाम देते हैं गर्भाशय गिरवा, यूटेराइन सर्विक्स। इस प्रकार से बच्चों ये गर्भाशय की भित्ति। तो ये बच्चों जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये है गर्भाशय का निचला सकरा भाग, जिसका नाम है गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा। और बच्चों ये गर्भाशय गिरवा खुलती है वेजाइना में, योनि में। यहां से स्टार्ट होती है वेजाइना। पेशीय नलिकाकार संरचना, जिसको हम बोलते हैं योनि। तो ये रोधक उपाय कैसे काम करते हैं बच्चों? जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, गर्भाशय गिरवा टोपी, सर्वाइकल केप, डायफ्राम, वॉल्ट, कैसे काम करते हैं? इनका उपयोग स्त्री के द्वारा किया जाता है मैथुन से ठीक पूर्व। जब कोई स्त्री मैथुन क्रिया प्रदर्शित करती है, उससे ठीक पहले इन बैरियर के द्वारा ये गर्भाशय गिरवा को ढक लेती है। इस प्रकार की कैप होती हैं, ये टोपी जैसी संरचनाएं होती हैं ये, जिसका उपयोग मैथुन क्रिया से ठीक पूर्व स्त्री द्वारा गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैथुन के दौरान पुरुष साथी के द्वारा
यहाँ पर वेजाइना में शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। तो बच्चों, अगर गर्भाशय गिरवा ठीक ढंग से ढकी हुई है तो ये शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, निषेचन और गर्भधारण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये फीमेल के लिए अवरोध हैं जिनका उपयोग गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए करेंगे। बच्चों, कॉन्डम और इन अवरोधों में डिफरेंस है, क्योंकि कॉन्डम तो क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, वन टाइम यूजेबल हैं, बट ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये रीयूजेबल हैं, मतलब स्त्री द्वारा इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इन सभी अवरोधों का पुनः उपयोग किया जा सकता है, मतलब ये रीयूजेबल होते हैं। तो ये थे बच्चों रोध या अवरोध विधियां। अवरोध विधियां ऐसा गर्भनिरोधक उपाय है जो भौतिक रूप से शुक्राणुओं और अंडाणुओं के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं। बच्चों, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। पुरुष के लिए मुख्य रूप से कॉन्डम है, जिन्हें पतले रबर या लेटेक्स से बनाते हैं, मशहूर ब्रांड नेम निरोध होता है। और स्त्री के लिए कुछ अवरोध हैं, गर्भाशय गिरवा, टोपी, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम। कॉन्डम एक बार यूज के लिए होते हैं, उसके बाद उनको फेंकना होता है, जबकि ये वाले जो अवरोध हैं स्त्री के लिए ये रीयूजेबल होते हैं। तो ये था बच्चों अवरोध विधियाँ। यहाँ पर अवरोध विधियों के लिए एक लाइन एनसीईआरटी में और लिखी है नीचे की ओर कि अगर बच्चों हम इन अवरोध विधियों के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें काम में लें, जैसे फोम है, जेली है, शुक्राणुनाशक क्रीम है, अगर ये चीज़ें भी साथ में काम में लेते हैं तो इनकी गर्भ निरोधक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों यहाँ वेजाइना में जब शुक्राणु मुक्त किए जाएंगे तो शुक्राणु का जीवन काल 48 घंटे तक है। ये उसके बाद भी तो प्रवेश कर सकते हैं, जैसे हम डायफ्राम को हटा देंगे। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पर शुक्राणुनाशक क्रीम लगा दें तो वो क्रीम क्या करेगी, इन शुक्राणु को यहाँ पर किल कर देगी, मार देगी। तो अवरोध विधियों के साथ साथ अगर हम जेली, फोम या शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग करते हैं तो इन अवरोध विधियों की जो गर्भ निरोधक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये था बच्चों अस्थायी विधियों में दूसरा गर्भ निरोधक उपाय, रोध या अवरोध। समझ में आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत को अच्छे से समझ में आ रहा होगा गर्भ निरोधक उपाय। इसके बाद बच्चों हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे और वो है अंतःगर्भाशय युक्ति, आईयूडीज। तीसरी गर्भ निरोधक उपाय जिसे हम इंक्लूड करते हैं सिलेबस में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है बच्चों आईयूडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईयूडी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बार बार आईयूडी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th एग्जाम में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं हिंदी में, अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति, शॉर्ट में हम कहेंगे आईयूडी। ये पढ़ने हैं बच्चों हमें आईयूडी, आईयूडीज बहुवचन बना देते हैं आईयूडीज। तो क्या होती हैं आईयूडीज? सबसे पहले तो हम इसकी हेडिंग लिखते हैं इंग्लिश में, यहां पर लिख देते हैं बच्चों आईयूडीज की हेडिंग, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मतलब
आईयूसीडीज, ये भी इसी का नाम है। तो अगली गर्भनिरोधक उपाय के रूप में हम पढ़ रहे हैं नंबर 3, और नंबर 3 का हिंदी नाम मैंने यहां लिख दिया अंतः गर्भाशय युक्ति, आईयूडीज, और यहां मैंने उनका अंग्रेजी लिख दिया है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज, आईयूडीज या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, आईयूसीडीज, एक ही बात है, दोनों की बात हम करेंगे। तो क्या होती हैं बच्चों आईयूडीज? बच्चों ये ऐसे गर्भनिरोधक उपाय हैं जो भारत में महिलाओं द्वारा खूब स्वीकार्य हैं, वाइडली एक्सेप्टेड है महिलाओं के द्वारा। तो बच्चों भारत में, इंडिया में आईयूडी महिलाओं द्वारा खूब स्वीकार्य, मोस्ट एक्सेप्टेड गर्भ निरोधक उपाय है, खूब स्वीकार्य गर्भ निरोधक विधि है, लेकिन केवल महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए ये विधि होती है बच्चों। तो भारत में खूब स्वीकार्य गर्भ निरोधक विधि है बच्चों आईयूडीज। ये क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों आईयूडी को किसी प्रशिक्षित नर्स, ट्रेन्ड नर्स, प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर के द्वारा, प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय, यूट्रस में लगाया जाता है, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जो आईयूडीज होती हैं वो केवल और केवल महिलाओं के लिए उपयोगी हैं। आईयूडीज केवल और केवल किसके लिए उपयोगी है बच्चों? महिलाओं के लिए, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है बच्चों कि महिला स्वयं नहीं लगा सकती इनको। वो महिला जिसको आईयूडी के रूप में गर्भनिरोधक उपाय अपनाना है, वो महिला स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकती। उस महिला के गर्भाशय में लगाया जाएगा या तो प्रशिक्षित नर्स के द्वारा लगाया जाएगा या फिर किसी डॉक्टर के द्वारा लगाया जाएगा। योनि मार्ग से होकर गर्भाशय में आईयूडी को लगाया जाता है बच्चों। आईयूडी कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले बच्चों में इनके प्रकार करते हैं। वर्तमान में जो आईयूडी उपलब्ध है बच्चों वो 3 प्रकार की हैं। वर्तमान में उपलब्ध आईयूडी 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप की आईयूडी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में। कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे पहली आईयूडी का प्रकार है वो है औषधि रहित आईयूडी। औषधि रहित आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। औषधि रहित आईयूडी बच्चों ये ऐसी आईयूडी हैं जिनमें किसी भी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं किया जाता। जैसा कि नाम है औषधि रहित, ये ऐसी आईयूडी हैं जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। ये केवल यांत्रिक रूप से ही गर्भधारण को रोकती हैं, तो इसलिए इनका नाम है औषधि रहित आईयूडी। तो औषधि रहित आईयूडी ऐसी आईयूडी हैं जिसमें आईयूडी के अंदर औषधि या रसायन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की आईयूडी में किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन नहीं पाया जाता है।
तो फिर ये क्या काम करती हैं, कैसे गर्भधारण को रोकती हैं बच्चों? ये आईओडी, ये जो आईओडी हैं वो मेनली प्लास्टिक से बनी होती हैं बच्चों। इनका रॉ मटेरियल क्या होता है? ये प्लास्टिक से बनी होती हैं। पॉलीइथाइलिन सिंथेटिक मटेरियल है, वहां से बनी होती हैं। और ये गर्भधारण को कैसे रोकती हैं बच्चों? ये आईओडी मुख्य रूप से इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। किस प्रकार गर्भधारण को रोकने में मदद करती हैं बच्चों ये आईओडी, औषधि रहित आईओडी? तो ये मेनली इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, परिवर्धित भ्रूण को गर्भाशय भित्ति के जुड़ने से रोकती हैं। तो ये काम करने का तरीका है। और इस आईओडी का जो मेन एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो है बच्चों लिप्पीज लूप। लिप्पीज लूप ये औषधि रहित आईओडी का एक एग्जाम्पल है। ऐसी आईओडी जिसमें किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये गर्भधारण को रोक सकती है, क्योंकि इसको हमने यूट्रस गर्भाशय में लगाया है। कोई भी प्रकार की आईओडी हो तो वो आईओडी कहाँ लगाई जाएगी? वो वांछित स्त्री के गर्भाशय में लगाई जाएगी। तो जब तक आईओडी गर्भाशय के अंदर रहेगी तब तक यह उस गर्भाशय में अंतरारोपण इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी और सगर्भता नहीं होने देगी। तो यह है बच्चों पहले प्रकार की आईओडी, औषधि रहित आईओडी। हम बात कर रहे हैं आईओडी के प्रकार। तो वर्तमान में 3 प्रकार की आईओडी प्रचलित हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया औषधि रहित आईओडी। हालांकि वर्तमान में इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि बच्चों इनसे एडवांस्ड आईओडी मार्केट में आ गई हैं। इनका उपयोग अब कम किया जाता है। इसके बाद बच्चों जो दूसरे नंबर की आईओडी हैं वो हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तांबा मोचक आईओडी। ऐसे आईओडी जो गर्भाशय में कॉपर आयन मुक्त करती हैं वो कहलाती हैं तांबा मोचक आईओडी। कैसे काम करती हैं, क्रियाविधि हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल्स बताता हूं। तांबा मोचक आईओडी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे बच्चों एक तो है बहुत ही कॉमन नेम कॉपर टी, बार बार आपने सुना होगा, टीवी में पेपर्स में नाम आता है कॉपर टी। तांबा मोचक आईओडी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है बच्चों जैसे कॉपर 7, कॉपर 7। और एक एग्जाम्पल है बच्चों मल्टी लोड (375). ये भी कॉपर टी है पर इसका नाम है मल्टी लोड 375 है बच्चों, ये भी कॉपर टी। तो ये एग्जाम्पल हैं तांबा मोचक आयोडीज के। इसमें टी क्या है, 7 क्या है, 375 क्या है, इनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी सबके नाम कॉपर लिखा हुआ है तो कॉपर इसलिए क्योंकि बच्चों आयोडी गर्भाशय में कॉपर आयन रिलीज करेंगी और ये कॉपर आयन गर्भधारण को रोकते हैं। रोकेंगे कैसे, क्रियाविधि हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद जो तीसरे प्रकार की आयोडी हैं बच्चों वो हैं हार्मोन मोचक आयोडीज। ऐसी आयोडी जो गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मुक्त करने वाले आयोडीज को अपन बोलते हैं हार्मोन मोचक आयोडीज। और इसके 2 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में दे रखे हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं बच्चों हार्मोन मोचक आयोडी के। एक तो है प्रोजेस्टासल्ट, प्रोजेस्टासल्ट। और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों LNG-20। एक तो है प्रोजेस्टासल्ट और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, वो है LNG-20। ये दोनों आयोडीज ऐसी हैं जिनके अंदर कृत्रिम रूप से संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भरा रहता है और ये आयोडीज गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उच्च सांद्रता बनाए रखती हैं
जो गर्भनिरोधक का कार्य करता है। तो ये थी बच्चों तीसरी प्रकार की आईओडी, हार्मोन मोचक आईओडी। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों गर्भनिरोधक की अस्थायी विधियां। पहली विधि हमने पूरी पढ़ ली है, प्राकृतिक विधियां, जो केवल प्राकृतिक घटनाओं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बेस्ड है। दूसरी विधि बच्चों रोध या अवरोध विधि, जिसमें कोंडम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, इन विधियों को पढ़ते हैं। और तीसरी विधि है अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। ये ऐसा गर्भनिरोधक उपाय है जो प्रशिक्षित नर्स डॉक्टर के द्वारा वांछित स्त्री के गर्भाशय में लगाया जाता है और महिलाओं द्वारा खूब स्वीकार्य गर्भनिरोधक विधि है बच्चों। जो आईओडीज वर्तमान में अवेलेबल हैं उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला औषधि रहित आईओडी, ऐसी आईओडी जिसमें किसी भी प्रकार का रसायन नहीं होता। ये प्लास्टिक से बनी होती हैं और मेनली इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। एग्जाम्पल है लिपीजलू। दूसरा बच्चों तांबा मोचक आईओडी। इन आईओडी में कॉपर का एक वायर होता है जहां से कॉपर आयंस निकलते हैं, तो वो कॉपर आयन गर्भनिरोधक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीरोड 375। इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, कैसे कॉपर आयन गर्भनिरोधक का काम करते हैं। और तीसरा प्रकार है हार्मोन मोचक आईओडी। ये वो आईओडी हैं जो यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं और गर्भनिरोधक का कार्य करती हैं। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो ये एक प्रकार से एक वर्गीकरण हो गया है आईओडी का बच्चों। अगली क्लास में हम इन दोनों आईओडीज के गर्भनिरोधक की क्रियाविधि पढ़ेंगे। कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कैसे गर्भनिरोधक का कार्य करती हैं, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।